शिवांश अपने बिस्तर पर बैठा कमरे की हल्की रोशनी में खोया हुआ था। बीती रात की वो लड़की, उसकी आंखें और रहस्यमयी मुस्कान बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह कौन थी और क्यों उसकी यादें उसके दिलो दिमाग पर इतनी गहरी छाप छोड़ गई थीं। परंतु उसे यह नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा पल करीब आ रहा है जो सब कुछ बदल देगा। वह पूरा दिन उस लड़की के बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। रात का समय, घड़ी ने रात के ठीक 12 बजाए थे। कमरे के बाहर का वातावरण शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ अजीब सा सन्नाटा था। शिवांश को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे महज अपना वहम समझा और फिर से बिस्तर पर बैठ गया। तभी कमरे के दरवाजे से एक धीमी सी आवाज आई। शिवांश ने चौंककर दरवाजे की ओर देखा। कौन है? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और एक नकाबपोश आदमी तेजी से अंदर घुस आया। शिवांश घबरा गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन नकाबपोश की रफ्तार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और बिना किसी चेतावनी के शिवांश पर गोली चला दी। शिवांश के शरीर में गोली लगते ही वह दर्द से चीख उठा और बिस्तर पर गिर पड़ा। उसके चारों ओर खून फैलने लगा। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थीं। वह अपनी धुंधली होती आंखों से उस नकाबपोश को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी शक्ति अब साथ छोड़ रही थी। कुछ ही पलों में उसकी सांस थम गई। कमरा खामोश हो चुका था। नकाबपोश आदमी ने शिवांश के निढाल शरीर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं था। उसने शिवांश को देखते हुए ठंडे मन से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। सर, वो आदमी मर चुका है, उसने सधे हुए स्वर में कहा। दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज आई, तुम्हें पूरा यकीन है तुमने जिसे मारा वह वही है? पिछली बार की गलती फिर से मत करना। एक बार उस इंसान की अच्छी सी तलाशी लो और तब मुझे बताओ वह वही है या कोई और। कॉल के दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनकर वह नकाबपोश शिवांश के शरीर की ओर हल्का सा झुका, जिसके बाद उसने शिवांश की बॉडी से उसकी शर्ट को खींचकर फाड़ दिया और पलटा कर उसके शोल्डर की तरफ देखने लगा, जहां पर एक अजीब सा टैटू बना हुआ था, जिसे गौर से देखते हुए उसने कहा, सर, ये वही है। इस बार कोई गलती नहीं हुई। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और शिवांश के शरीर को आखिरी बार देखा। फिर बिना कोई निशान छोड़े वह उसी दरवाजे से बाहर निकल गया जिससे वह आया था। उसके वहां से जाते ही कमरे में अब सिर्फ खून और सन्नाटा रह गया था। ये घटना न केवल शिवांश के जीवन का अंत थी, बल्कि एक गहरी साजिश की शुरुआत थी। ये सवाल अब हवा में था, आखिर शिवांश के साथ ऐसा क्यों हुआ? और वह नकाबपोश कौन था जिसने उसकी जिंदगी छीन ली? रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने वाली थीं, और यह रात केवल कहानी का आरंभ थी। कूपर्स बीच, साउथहैम्पटन, न्यूयॉर्क। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था, लेकिन कूपर्स बीच पर पसरा सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कुछ गंभीर घटना घटी थी। पूरे बीच को पुलिस ने घेर रखा था। पीले रंग की क्राइम सीन टेप जगह जगह खींची हुई थी। हर तरफ कानून व्यवस्था की हलचल थी। टूरिस्ट और लोकल लोग पुलिस बैरिकेड्स के पीछे खड़े एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। बीच के किनारे रेत पर भयानक दृश्य था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। एक शव बीच पर पड़ा था, लेकिन इसे शव कहना शायद सही नहीं होगा। यह एक बुरी तरह विकृत शरीर था। उसका सिर गायब था और धड़ से जुड़े अंग इस तरह बिखरे पड़े थे जैसे किसी जानवर ने शिकार के बाद अपने पंजों से शरीर को चीर दिया हो। हर तरफ खून से रेत भीग चुकी थी। FBI के एजेंट और फोरेंसिक टीम शव का निरीक्षण कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर फैली बेचैनी बता रही थी कि यह मामला साधारण नहीं है। एजेंट एरिक माइल्स, जो टीम में नया था, ने लाश को गौर से देखते हुए अपने सीनियर थॉमस हापर से कहा, सर, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को मौत से पहले बेरहमी से तड़पाया गया था। इसकी बॉडी के हर एक अंग पर गहरे घाव हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी धारदार हथियार से इसे काटा गया हो। थॉमस हापर, एक अनुभवी FBI सीनियर ऑफिसर, शव के पास खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर झलकती गंभीरता साफ बता रही थी कि वह इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए उसने आदेश दिया, फोरेंसिक टीम से पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहो और उन पास के कैमरों की फुटेज भी मंगाओ। इस लड़के की पहचान जल्द से जल्द होनी चाहिए। फोरेंसिक टीम लीडर डॉक्टर रेबेका हॉल थॉमस के पास आए। सर, हमें शव के अवशेषों से अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। ये व्यक्ति लगभग 20-22 साल का युवक लगता है। इसके कपड़ों और शरीर के आकार से यह कॉलेज गोइंग स्टूडेंट प्रतीत होता है।
लेकिन इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं है। थॉमस ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, और सिर, वह कहाँ है? ये हत्या किसी साधारण अपराधी का काम नहीं लगती। डॉक्टर हॉल ने सिर हिलाया। सर, सिर का कोई पता नहीं चला। हम समुद्र के लहरों के आधार पर खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। तभी कुछ दूरी पर खड़ा एक एजेंट अचानक जोर से चिल्लाया, सर, वो देखिए, कुछ तैरता हुआ आ रहा है। सभी की निगाहें उस दिशा में मुड़ गईं। लहरों के साथ बहता हुआ एक कटा हुआ सिर धीरे धीरे किनारे की ओर आ रहा था। ये सिर किसी युवक का था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, तीखी नाक और बड़ी बड़ी डरावनी आंखें जिनमें मौत का खौफ स्थायी रूप से जमा हुआ था। थॉमस ने अपनी घड़ी देखी। सब कुछ असामान्य गति से घट रहा था। तभी एक और एजेंट, सारा कार्टर, भागते हुए थॉमस के पास आए और एक पासपोर्ट थमाते हुए बोली, सर, यह पासपोर्ट लाश के पास रेत में मिला है। थॉमस ने पासपोर्ट पर नजर डाली। यह एक भारतीय पासपोर्ट था। नाम शिवांश ओबरॉय, उम्र 20 साल। थॉमस ने पासपोर्ट को ध्यान से देखा और सिर पर एक नजर डाली। ये कटा हुआ सिर और पासपोर्ट की तस्वीर पूरी तरह मेल खा रहे थे। शिवांश ओबरॉय। थॉमस ने नाम जोर से पढ़ा। फोरेंसिक टीम, मुझे इसके बारे में हर जानकारी चाहिए। ये अमेरिका कब आया था, किससे मिलने आया था, और क्या कारण था कि इसे इतनी बेरहमी से मारा गया? सारा, स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करो और शिवांश के रिकॉर्ड्स खंगालो, हमें जल्दी जवाब चाहिए। बीच पर मौजूद हर कोई सन्नाटे में था। इस तरह की क्रूरता ने हर किसी को अंदर तक हिला दिया था। यह मामला केवल हत्या का नहीं लग रहा था, ये कुछ बड़ा था। थॉमस हार्पर को यह अच्छी तरह समझ आ गया था। ये सिर अकेला जवाब नहीं देगा। थॉमस बड़बड़ाया, हमें इसके पीछे का सच ढूंढना होगा। 9 साल बाद दिल्ली, इंडिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर एक बड़ी सी 30 मंजिला इमारत बनी हुई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में एक नाम लिखा हुआ था, महेश्वरी ग्रुप। ये था एशिया की नंबर 1 कंपनी, महेश्वरी ग्रुप का हेड ऑफिस। यूं तो महेश्वरी ग्रुप एशिया की सबसे पावरफुल कंपनी थी, लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी इनसे टकराना नहीं चाहता था, जिसका कारण था यहाँ की सीईओ और महेश्वरी ग्रुप के चेयरमैन की पोती आध्या महेश्वरी। कहने के लिए तो आध्या एक लड़की थी, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड के समुद्र में आध्या माहेश्वरी किसी शार्क की तरह थी, जो अपने राइवल्स को बुरी तरह तबाह कर देती थी। 27 साल की उम्र में ही आध्या ने बिजनेस वर्ल्ड में अपना ऐसा नाम बना लिया था, जिस वजह से हर कोई उसके बारे में जानता था। वह देखने में जितनी सुंदर थी, उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज उतनी ही ज्यादा भयानक थी। बिजनेस वर्ल्ड में उसे एक नाम मिला था, आइस लेडी। वैसे तो आध्या एक लड़की थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीज से थी तो वह थे मर्द। आज तक कोई भी लड़का आध्या के करीब नहीं आ पाया था, जिसका कारण यही था कि कोई भी अगर उसके करीब आने की कोशिश भी करता तो आध्या उसे ऐसा सबक सिखाती कि वह दोबारा उसके आसपास भटकने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार कार सीधा महेश्वरी ग्रुप के पार्किंग में आकर रुकी। कार के रुकते ही एक बेहद खूबसूरत लड़की व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने ड्राइविंग सीट से बाहर निकली और अपनी वॉच की तरफ देखते हुए कुछ परेशानी और घबराहट के साथ बोली, ओह शिट, मैं आज फिर लेट हो गई। आज तो सीईओ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। खुद से इतना कहते ही वह लड़की जल्दी से वही बनी लिफ्ट के अंदर घुस गई और सीधा 30वें फ्लोर का बटन दबा दिया। जैसे ही लिफ्ट रुकी, उसे अपने सामने उसकी ही एक कॉलीग मिली, जो उसे देखते ही बोली, ज्योत्सना मैम, आप आज फिर से लेट हैं, जल्दी जाए, सीईओ आपका कब से इंतजार कर रही है, और वह इस समय बहुत गुस्से में भी लग रही हैं। जैसे ही ज्योत्सना ने ये सुना कि उसकी सीईओ कब से उसका ही इंतजार कर रही है, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह तेजी से सीईओ के केबिन की तरफ जाते हुए बोली, ओह गॉड, आज तो सीईओ मुझे छोड़ेंगी नहीं। इतना कहते ही वह तेजी से सीईओ के केबिन के अंदर घुस गई। केबिन के अंदर आते ही उसे अपने कानों में एक लड़की की मीठी मगर ठंडी आवाज सुनाई दी, मिस ज्योत्सना, आज आप फिर से 5 मिनट लेट है। जैसे ही ज्योत्सना के कानों में यह आवाज पड़ी, वह अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लिए सामने चेयर पर बैठी लड़की की तरफ देखकर बोली, सॉरी मैम, रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, जिस वजह से मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया। जिस पर वह लड़की ज्योत्सना को घूर कर देखते हुए बोली, ज्योत्सना, लगता है मुझे एक नई सेक्रेटरी हायर करने की जरूरत है, बिकॉज जिस तरह तुम काम कर रही हो उससे तो यही लगता है कि तुम्हें महेश्वरी ग्रुप में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उस लड़की की इस बात को सुनते ही ज्योत्सना हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वह इससे आगे कुछ कहती कि इससे पहले ही सामने चेयर पर बैठी लड़की उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, एनीवेज फॉरगेट इट, टेल मी अबाउट आवर हाईवे प्रोजेक्ट। हाईवे प्रोजेक्ट का नाम सुनते ही ज्योत्सना का चेहरा परेशानी भरा हो गया, जिसे देख सामने बैठी लड़की गंभीर आवाज में बोली, क्या कोई प्रॉब्लम है ज्योत्सना? जिस पर ज्योत्सना ने जवाब दिया, मैम, हाईवे प्रोजेक्ट का सारा काम बहुत स्मूदली हो रहा था,
लेकिन कुछ टाइम से रावत कंपनी हमारे प्रोजेक्ट में रुकावट डाल रही है। जैसे ही आध्या ने रावत कंपनी का नाम सुना वो हैरान रह गई और हैरानी से ही बोली, रावत कंपनी? लेकिन वह तो हमारी अलायंस कंपनी है। जिस पर ज्योत्सना अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, जी मैम, लेकिन मुझे खबर मिली है रावत कंपनी का सीईओ और राठौर कॉरपोरेशन के सीईओ विद्युत राठौर के बीच काफी मीटिंग हुई है। इसके बाद से ही रावत कंपनी हमारे हाईवे प्रोजेक्ट पर रुकावट डाल रही है। राठौर कॉरपोरेशन, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए टेंडर डाला था, लेकिन वह लोग टेंडर हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए थे और अंत में ये प्रोजेक्ट हमको मिला था, आध्या ने गंभीरता से कहा। जिस पर ज्योत्सना अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, जी, लेकिन लगता है टेंडर हाथ से जाने की वजह से राठौर कॉरपोरेशन का सीईओ काफी नाराज हो गया है और वह ऐसी टैक्टिक अपनाकर हमारे कामों में रुकावट डाल रहा है। उसकी यह बात सुनते ही आध्या के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई, जिसके साथ वह ज्योत्सना को देखते हुए बोली, लगता है मिस्टर राठौर यह भूल गए हैं कि आध्या माहेश्वरी क्या कर सकती है, लेकिन राठौर कॉरपोरेशन और मिस्टर राठौर को सबक सिखाने से पहले हमें मिस्टर अंशुल रावत से मिलना होगा। ज्योत्सना, मेरी अभी अंशुल रावत के साथ मीटिंग फिक्स करो, मैं उसे दिखाती हूँ आखिर महेश्वरी ग्रुप के साथ खिलवाड़ करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी आखिरी लाइन कहते हुए आध्या के चेहरे पर क्रूर भाव आ गए थे। आध्या का ऑर्डर सुनते ही ज्योत्सना आध्या की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैम आज तो आपके असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू होने वाले हैं और आप चाहती थी कि आप यह इंटरव्यू खुद से लें। उसकी इस बात को सुनते ही आध्या उसकी तरफ टेढ़ी नजरों से देखकर बोली, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही उसका इंतजाम कर लिया है, तुम जल्दी से मेरी अंशुल रावत के साथ मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठी और बाहर की तरफ जाते हुए बोली, ड्राइवर से मेरी कार निकालने को कहो। और इतना बोल वह बाहर चली गई। उसके जाते ही ज्योत्सना भी तेजी से उसके पीछे जाने लगी और तुरंत ड्राइवर को कॉल कर कार निकालने को कह दिया। महेश्वरी ग्रुप की पार्किंग में आध्या माहेश्वरी अपनी कार की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास और कठोरता थी जो उसे बिजनेस वर्ल्ड में खतरनाक बनाती थी। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंची, तभी दूसरी तरफ से तेजी से आता एक शख्स उससे टकरा गया। ओह हेलो, क्या तुम अपनी आंखें घर छोड़कर आए हो? टकराने वाला शख्स गुस्से में बोला। आध्या ने उस पर अपनी ठंडी मगर खतरनाक निगाहें डाली। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि शिवांश ओबरॉय था। उसका खूबसूरत चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में इस समय हल्का सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आध्या पर पड़ी, वह थोड़ा ठहर गया। आप, उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन फिर अपने लहजे को संभालते हुए बोला, आपको पता है, आप जिस तरह चल रही थी उससे तो लगता है कि ये पार्किंग आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आध्या ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे घूरा और ठंडे लहजे में कहा, और आपको क्या लगता है यह पार्किंग किसकी है? शिवांश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसने आध्या का चेहरा ध्यान से देखा। उसकी तीखी आंखें, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर वो अलग सी कड़क ठंडक। शिवांश तो उसे देखता ही रह गया। आप असिस्टेंट के इंटरव्यू के लिए तो नहीं आए हैं? शिवांश ने मजाकिया लहजे में पूछा। उसके होशो हवास थोड़े खोए हुए लग रहे थे। तुम्हें क्या लगता है? आध्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे लगता है अगर आप मेरी असिस्टेंट बने तो ऑफिस जाने का मन हर रोज करेगा। शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए फ्लर्ट किया। आध्या ने उसकी यह बात सुनते ही गुस्से से अपनी आंखें तरेरी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रहे हो? उसने अपनी खतरनाक आवाज में कहा। शिवांश थोड़ा हंसा, किससे भी कर रहा हूँ, कमाल की तो बात कर रहा हूँ। आध्या ने गुस्से से उसकी ओर कदम बढ़ाए और धीमी मगर तीखी आवाज में बोली, तुम्हारे जैसे मर्दों की हिम्मत मुझे हर दिन हैरान करती है, लेकिन एक बात याद रखना, मुझसे पंगा लेना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। उसकी यह बात सुनते ही शिवांश थोड़ा चौंका, लेकिन उसकी मुस्कान गायब नहीं हुई। ज्योत्सना, आध्या ने अपनी सेक्रेटरी को आवाज दी। ज्योत्सना जल्दी से वहां आए और आध्या के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। शिवांश ने उनकी ओर देखते हुए सिर हिलाया और अपनी जगह खड़ा रहा। जैसे ही आध्या और ज्योत्सना वहां से निकल गईं, शिवांश ने धीमी आवाज में खुद से कहा, आध्या माहेश्वरी। दिलचस्प, और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। वो बुदबुदाया, हमने पहली बार देखा उनको तो लगा जिंदगी से हुई मुलाकात। आंखों ने बयां कर दिया सब कुछ, लबों से कुछ भी नहीं हुई बात। और इतना कह वह मुस्कुराते हुए महेश्वरी ग्रुप के अंदर चला गया। आध्या और ज्योत्सना की कार रावत कंपनी के गेट पर पहुंची, तभी एक 30 साल का गार्ड उनकी कार के सामने आकर खड़ा हो गया और कार रोकते हुए बोला, सॉरी मैम, पर आप अंदर नहीं जा सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर है
कि किसी को भी बिना परमिशन के अंदर न आने दिया जाए, गार्ड ने बड़े ही शांति से कहा। आध्या ने गार्ड को क्रूरता से घूरते हुए गुस्से से कार की विंडो को थोड़ा डाउन करते हुए कहा, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं आध्या माहेश्वरी हूँ। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी कार रोकने की? अब हटो हमारे रास्ते से। आध्या के गुस्से को देखकर गार्ड थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन वह फिर भी सामने से नहीं हटा और बोला, सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी बीच गेट के पास से एक मोटे और भद्दे दिखने वाला आदमी अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ वहां पहुंचा। ये था अंशुल रावत, रावत कंपनी का सीईओ। जैसे ही उसने आध्या को देखा, वह थोड़ा हैरान हो गया और हैरानी के साथ ही बोला, मिस महेश्वरी, आप और यहाँ? आध्या ने तुरंत उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए गार्ड को घूर कर देखते हुए कहा, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना मिस्टर अंशुल रावत? आध्या की ठंडी आवाज जैसे ही अंशुल के कानों में पड़ी, वह एक पल के लिए घबरा गया और घबराते हुए बोला, नहीं मिस महेश्वरी, मैं ऐसा भला कैसे कर सकता हूँ। फिर अगले ही पल उसने जल्दी से कदम बढ़ाया और गार्ड को डांटते हुए कहा, क्या तुम पागल हो जो इन्हें अंदर जाने से रोक रहे हो? जानते हो ना ये कौन है? महेश्वरी ग्रुप की सीईओ मिस आध्या माहेश्वरी। तुरंत इनसे माफी मांगो नहीं तो। अंशुल के इस तरह चिल्लाने पर वह गार्ड बुरी तरह घबरा गया और घबराते हुए आध्या की कार की तरफ देखकर माफी मांगते हुए अपना सर झुकाकर बोला, सॉरी मिस, मैं सच में नहीं जानता था आप कौन हैं। उसके इस तरह माफी मांगने पर भी आध्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसे देखकर अंशुल ऊंची आवाज में उससे बोला, अब निकलो यहाँ से और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से अपना सारा हिसाब किताब कंप्लीट कर दफा हो जाओ। उसकी इस बात पर वह गार्ड घबराते हुए अंशुल की तरफ देखकर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन अंशुल ने उसे अपनी आंखों से इशारा कर वहां से जाने का इशारा कर दिया। उसके वहां से जाते ही अंशुल एक बार फिर आध्या की कार की तरफ घुमा और अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लिए हुए बोला, मिस महेश्वरी, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। यह नया गार्ड था, इसीलिए इसे आपके बारे में कुछ नहीं पता था। प्लीज आइए, मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। अंशुल के इस तरह माफी मांगने पर भी आध्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उनकी कार तेजी से रावत कंपनी के पार्किंग में इंटर कर गई। इसके बाद वह दोनों कार से उतरकर अंशुल के ऑफिस की तरफ जाने लगे। अंशुल ने जब आध्या और ज्योत्सना को अपने ऑफिस में ले जाकर बैठाया और वह चापलूसी भरे अंदाज में बोला, वेलकम मिस महेश्वरी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी छोटी सी रावत कंपनी में आए। अगर आपको सच में मुझसे मिलना ही था तो आप मुझे ही बुला लेते, आपको भला यहाँ आने का कष्ट क्यों उठाना पड़ा? आध्या ने उसकी चापलूसी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर रावत, बट आपको मेरी इतनी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यहाँ सिर्फ इतना जानने के लिए आई हूँ कि आपने हमारे हाईवे प्रोजेक्ट में रुकावट क्यों डाली। अंशुल एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन वो फिर अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, क्या मुझे कुछ नहीं पता था कि हमारी कंपनी ने ऐसा किया। लेकिन शायद वह अपनी घबराहट आध्या की नज़रों से नहीं छुपा पाया, जिसे देखते ही आध्या के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और वह ठंडे स्वर में बोली, क्या सच में मिस्टर रावत, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते? अगर आप सच में इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो जरा मुझे बताना, आखिर क्यों आजकल आपको राठौर कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ इतना देखा जा रहा है? आध्या की इस बात को सुनकर अंशुल ने घबराते हुए कहा, नहीं मिस महेश्वरी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस हमारी एक बिजनेस डील के सिलसिले में मुलाकात हुई थी, बाकी हमारे बीच कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। हमारी रावत कंपनी पूरी तरह से महेश्वरी ग्रुप के साथ लॉयल है। अंशुल को अब भी एक्टिंग करते हुए देखकर आध्या का चेहरा और भी ज्यादा क्रूर हो गया और उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर पटककर धमकी देने वाले स्वर में कहा, मिस्टर अंशुल रावत, अगर तुमने दोबारा हमारे प्रोजेक्ट में और कोई रुकावट डाली तो मैं तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दूंगी। जिसे सुनते ही अंशुल रावत का चेहरा पीला पड़ गया और वह घबराते हुए बोला, नहीं मिस महेश्वरी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर आध्या ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर तुम्हें अपनी कंपनी बचानी है तो दोबारा मुझे प्रोवोक करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी रावत कंपनी कल तक इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। ये सब कहते हुए उसका चेहरा बेहद ठंडा और क्रूर बना हुआ था और इतना कहते ही आध्या अपनी जगह से उठी और ज्योत्सना के साथ वहां से चली गई। जैसे ही आध्या और ज्योत्सना बाहर निकली, अंशुल ने अपने चेहरे पर घबराहट महसूस की और पसीने से लथपथ होकर विद्युत राठौर को फोन किया। मिस्टर राठौर, आध्या माहेश्वरी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। वह अभी मुझे धमकी देकर गई है कि वह हमारी रावत कंपनी को बर्बाद कर देगी, अंशुल ने घबराहट के साथ कहा। अंशुल को इस तरह घबराते हुए सुनकर कॉल के दूसरी तरफ से विद्युत की शांत आवाज आई, अंशुल, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है।
तुमने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है। ऐसे ही उड़ने दो अभी इस आध्या महेश्वरी को, क्योंकि बहुत जल्द मैं इसके पर उतरने वाला हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है जिससे तुम अपनी कंपनी को भी बचा सकते हो और अपना बदला भी पूरा कर सकते हो। तो बताओ मिस्टर रावत, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? विद्युत के सवाल को सुनते ही अंशुल की आंखों में एक नए साहस के साथ चमक आ गई और उसने विद्युत राठौर को जवाब देते हुए कहा, जी मिस्टर राठौर, मैं तैयार हूँ, बताएं मुझे क्या करना है। अंशुल का सवाल सुनकर विद्युत ने उसे अपना प्लान बताया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही अंशुल के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई और अंशुल की आंखों में अब हवस और विजय की भावनाएं दोनों ही उमड़ आईं। आध्या महेश्वरी, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को दबाने का। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ, मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए वह जोरों से हंसने लगा। दूसरी तरफ आध्या और ज्योत्सना रावत कंपनी के ऑफिस से गुस्से में बाहर निकली। उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। कार में बैठते ही आध्या ने ड्राइवर को तेजी से महेश्वरी ग्रुप के ऑफिस ले चलने का ऑर्डर दिया। महेश्वरी ग्रुप की आलीशान इमारत के सामने पहुंचकर आध्या अपनी गाड़ी से उतरी और तेज कदमों से अपने केबिन की ओर बढ़ी। पीछे पीछे ज्योत्सना थी, जो उसे इतना गुस्से में देखकर काफी ज्यादा घबराई हुई थी। आध्या ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और सीधे अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। ज्योत्सना, उसने गुस्से में आवाज लगाई। जी मैम, ज्योत्सना ने डरते हुए कहा। तुरंत मनीष को बुलाओ, मैं अब और रावत कंपनी का नाम नहीं सुनना चाहती। कुछ ही मिनटों में मनीष, जो महेश्वरी ग्रुप का एक सीनियर मैनेजर था, ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने आते ही देखा कि आध्या बेहद गुस्से में थी। जी मैम, आपने बुलाया? मनीष ने झिझकते हुए पूछा। रावत कंपनी का खेल खत्म करना है मनीष, मुझे अगले 24 घंटों में उनकी कमजोरियां जाननी है। मनीष ने सिर हिलाते हुए कहा। जी मैम, लेकिन पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके नए असिस्टेंट की हायरिंग कर ली गई है। आध्या ने अचानक उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या? किसने हायर किया? जिस पर मनीष ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, यह एचआर डिपार्टमेंट से कंफर्म करना पड़ेगा मैम, लेकिन वह ऑफिस में आ चुका है। ये सुनकर आध्या ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, उसे मेरे केबिन में भेजो, आध्या ने सख्ती से कहा। मनीष ने सिर हिलाया और कमरे से निकल गया। कुछ देर बाद आध्या और ज्योत्सना रावत कंपनी को बर्बाद करने के प्लान पर चर्चा कर रही थी कि तभी दरवाजा खुला और अंदर एक हैंडसम स्मार्ट युवक दाखिल हुआ। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और मुस्कान चेहरे पर चार चांद लगा रही थी। जैसे ही उसकी नजर आध्या पर पड़ी, वह ठिठक गया। तुम? लेकिन फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, क्या बात है, आज तो सच में ऊपर वाला मुझ पर काफी ज्यादा मेहरबान है, जो इतनी खूबसूरत लड़की से मैं एक बार फिर टकरा गया। आध्या ने उसकी ओर देखा और उसे पहचानते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम? आध्या को इतने गुस्से में देखकर शिवांश के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा फैल गई और वह बोला, जी मैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना मिस ब्यूटीफुल। आध्या ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर शिवांश ने मुस्कुराते हुए फ्लर्टी अंदाज में जवाब दिया, मैं तो यहाँ अपनी नई बॉस को रिपोर्टिंग करने आया था, पर मुझे कहाँ पता था मेरी एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी मिस ब्यूटीफुल। आध्या ने घूरते हुए कहा, अपनी बकवास करना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं मैम, और वैसे भी आपको देखकर मेरा दिन बन गया, शिवांश ने फ्लर्टी अंदाज में कहा। उसे फिर से ऐसी बातें करते सुनकर आध्या ने गुस्से में अपने पास पड़ा फ्लावर पॉट उठाया और उसकी ओर फेंक दिया और चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट। लेकिन इससे पहले वह फ्लावर पॉट शिवांश को लगता, शिवांश ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आपको गुस्सा बहुत आता है मिस ब्यूटीफुल, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अब तो आध्या का गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था और वह गुस्से में चिल्लाई, ज्योत्सना, अभी के अभी दफा करो इसे मेरे केबिन से। ज्योत्सना तेजी से पास आए और शिवांश को सच्चाई बताते हुए बोली, आप जिससे बात कर रहे हैं मिस्टर, वह आपकी बॉस हैं, मिस आध्या महेश्वरी। जैसे ही शिवांश ने ज्योत्सना के ये शब्द सुने, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह आध्या की तरफ घबराते हुए देखकर बोला, क्या आप सीईओ हैं? बिल्कुल, और अब निकल जाओ यहाँ से, आध्या ने गुस्से से कहा। शिवांश ने डरते हुए कहा, सॉरी मैं सच में नहीं जानता था आप ही मेरी बॉस हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गेट आउट, आध्या ने कड़क आवाज में चिल्लाते हुए कहा।
उसे इतने गुस्से में देखकर शिवांश घबराते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही आध्या ने गुस्से में ज्योत्सना से कहा, इस इंसान को किसने हायर किया, पता करो और उसे जॉब से तुरंत निकाल दो। ज्योत्सना ने एचआर डिपार्टमेंट में फ़ोन किया और कुछ मिनटों बाद बताया, मैम, उसे कंपनी के चेयरमैन सर ने हायर किया है। ये सुनते ही आध्या ने तुरंत अपने दादाजी को फ़ोन किया। दादाजी, आपने ये क्या किया? इस लड़के को क्यों हायर किया? दूसरी तरफ से आध्या के दादाजी महेश महेश्वरी ने शांत स्वर में कहा, आध्या, वह लड़का सच में बहुत टैलेंटेड है। अगर तुम्हारी उससे कोई लड़ाई हुई है तो उसे तुम आपस में निपटा लो। लेकिन दादाजी, आध्या गुस्से से कुछ बोलने को हुई थी कि तभी दूसरी तरफ से महेश माहेश्वरी ने सख्त अंदाज में कहा, यह अंतिम निर्णय है, शिवांश ही तुम्हारा असिस्टेंट होगा। आध्या ने फोन रखते हुए गुस्से से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अब मैं देखती हूँ तुम यहाँ कैसे टिकते हो, मिस्टर शिवांश ओबरॉय। ये सब कहते हुए उसकी नज़रें अपनी डेस्क पर रखी शिवांश की फाइल पर थी और चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान बनी हुई थी। दूसरी तरफ शिवांश सीईओ के ऑफिस के बाहर बैठा कुछ सोच रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। शिवांश ने जैसे ही फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और वह तुरंत एक कोने में जाकर कॉल पिक करते हुए बोला, सर, मैं आपके प्लान के अकॉर्डिंग महेश्वरी ग्रुप में एंटर कर चुका हूं, अब मुझे आगे क्या करना है? जिस पर दूसरी तरफ से उससे कुछ कहा गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही शिवांश के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई, जिसके साथ वह धीरे से बुदबुदाया, बहुत बढ़िया, अब मैं भी देखता हूँ महेश्वरी ग्रुप कब तक अपनी इस कामयाबी को बनाए रख पाता है।